हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? डाइजेशन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में। ये चैप्टर बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है और हमारे कंपटीशन में भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज देखेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में। चलिए में पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा डाइजेशन सिस्टम क्या होता है। डाइजेशन सिस्टम क्या होता है? डाइजेशन की अगर परिभाषा देखेंगे तो डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स पार्टिकल छोटे छोटे में टूट जाए, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर जाए और सिंपल फॉर्म में बन जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल ऑफ फूड into simpler form by using enzymes is called digestion system। अगर इसे हम हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा? जब जटिल पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, एक सरल पार्टिकल्स में तोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? उसी को हम कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। अब किसकी हेल्प से टूटेंगे? तो वो टूटेंगे एंजाइम्स की वगैरह से टूट जाते हैं पार्टिकल्स, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन सिस्टम कहलाता है। इतना नोट करिए जल्दी फटाफट। नोट करेंगे इसका, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन? आगे चले। अगर आगे देखेंगे इसमें तो दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं डाइजेशन सिस्टम में। एक होती है एनाबॉलिक, दूसरी को बोलेंगे कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक। ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है और एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? तो जब अगर हम कैटाबॉलिक की बात करेंगे तो कैटाबॉलिक में क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लिया एक पार्टिकल से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना या एक पार्टिकल से बहुत सारे विभाजन हो जाना, ये क्या कहलाता है? कैटाबॉलिक कहलाता है। अगर एनाबॉलिक में देखेंगे तो एनाबॉलिक में बहुत सारे छोटे छोटे कण जो होते हैं या पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स कह सकते हैं उनको, अगर उनको मिला के एक पार्टिकल बना दिया जाए या एक मॉलिक्यूल बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एनाबॉलिक कहलाएगा। जैसे कि अगर कैटाबॉलिक देखेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम देखेंगे कि क्या होगा? पार्टिकल मान
इसमें होगा ब्रेक डाउन। क्या होगा? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब समझते हैं, जब कोई एक पार्टिकल है मेरे पास और ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत सारे में टूट जाए, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हुई? ये हुई कैटाबॉलिक। जब एक अणु से बहुत सारे कणों में टूट जाए तो क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। अगर आगे देखेंगे हम एनाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन देखेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा? एना, ए से क्या होता है? ऐड, ए से ही इसका नाम दिया गया एनाबॉलिक। तो इससे हम लर्न कर सकते हैं कि ए का मतलब होता है ऐड, यानी एडिशन, यानी कि चीजों को जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। तो अब इसमें क्या होगा? एडिशन। क्या होगा? एडिशन, यानी कि चीजों को जोड़ा जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम? जोड़ रहे हैं। जैसे कि अब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये कण है, अब इनको जोड़कर मैं एक नया स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक नई चीज बन रही है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। क्या होती है? एनाबॉलिक रिएक्शन। इतना नोट डाउन, इतना समझ में आ रहा है सबको? हमें क्लियर? आगे चलेंगे। नोट करिए जल्दी। आगे पॉइंट देखेंगे हम इसमें ग्लैंड्स। क्या देखेंगे? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं ग्रंथियां। क्या कह सकते हैं? ग्रंथियां। अब ये होती क्या है? ग्लैंड्स होती क्या है? ग्रंथियां होती क्या है? तो हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स, हमारे शरीर का ऐसा ऑर्गन्स या ऐसे ऑर्गन्स जो जूस भी निकाले, हार्मोन्स भी दें और एंजाइम्स भी दें, जो तीनों चीज प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। Those organs of our body that secretes juice, enzymes and hormones are called glands। मानव शरीर के ऐसे अंग जो तीनों चीज को स्रावित करते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रंथियां कहलाते हैं या ग्लैंड्स कहलाते हैं। Those organs of our body that secrete juice, enzymes, hormones are called glands। वो क्या कहलाते हैं? हमारे ग्रंथियां कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रंथियां। इतना नोट डाउन करेंगे, आगे चलेंगे। फिर नोट डाउन करें इतना। आगे देखेंगे, जल्दी नोट डाउन करिए।
आगे चलते देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम आगे की ओर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमने बता दिया मानव शरीर के ऐसे अंग, मानव शरीर के ऐसे अंग जो तीनों चीज स्रावित करते हैं, जैसे कि जूस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज क्या कहलाती हैं। अगर ये तीनों कोई एक ग्रंथि छोड़ रही है या स्रावित कर रही है तो वो क्या कहलाती है, ग्रंथियां कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे हम आगे की ओर, डाइजेशन कितने भागों में बनता है, हमारे बॉडी में कितने भागों में से विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले डाइजेशन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इस तंत्र को हम मेनली कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऐसी ग्रंथियां जो किसमें सहायता कर रही है, हमारे पाचन में सहायता कर रही है, उसे क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कह सकते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल। क्या रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे तो अब ये कहां से कहां तक का योजना होता है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो देखो आहार नालिका, आहार नालिका का इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग सबसे पहली बात लेंथ की अगर बात करेंगे, इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 9 मीटर होती है। कहां तक होती है, 9 मीटर होती है। अब माउथ से शुरू होगा, माउथ में मुख या मुंह, कहां तक, एनस, गुद्दा। माउथ से लेके एनस तक की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर होती है। कितनी होती है, 9 मीटर होती है। अब माउथ से लेके जितने ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं या भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में हम सभी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से नोट करिए, फटाफट करिए। लेंथ कितनी होती है, 9 मीटर, माउथ से एनस तक की। इसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नालिका कहा जाता है। यानी हम भोजन खाते हैं मुख से और जहां से रिलीज करते हैं या एक्सक्रीट आउट करते हैं वहां तक उसे क्या कहा जाता है, एनस कहते हैं। और इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, लगभग 9 मीटर हमारी लंबाई होती है। नोट डाउन जल्दी। हो गया नोट डाउन, आगे। अब इसमें देखो भैया आगे क्या है, लेंथ हमने बता दी 9 मीटर, मुंह से लेके एनस तक का सारा प्रोसेस है, इसमें देखते हैं। अब पहला पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो हमारा जो प्रोसेस है खाने का वो सबसे पहले माउथ में होगा। माउथ में यानी मुख में ले खाएंगे भोजन। मुख के बाद कहां चलेगा, ये ईसोफेगस पाइप, जैसा कि हम जानते हैं ये फूड पाइप या ईसोफेगस पाइप होता है। ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं, फूड पाइप भी बोल सकते हैं भैया, इसको फूड पाइप भी बोला जा सकता है। सबसे पहले हमने खाना मुंह में खाया, मुंह में ग्राइंड किया, चबाया, चबाने के बाद वो कहां गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद किसमें जाएगा, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक को क्या कह सकते हैं, अमाशय कहेंगे। क्या कहेंगे, अमाशय। स्टोमक को क्या कहेंगे हम, अमाशय। अमाशय के बाद जो भोजन कहां जाएगा, अमाशय में हमारा भोजन कितनी देर रहेगा, लगभग
छोटी आंत, कहाँ होगा? छोटी आंत में। जब भोजन छोटी आंत में होगा तो उसके बाद कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, यानी भोजन बड़ी आंत में भैया एनएस के द्वारा ये कहाँ हो जाएगा? एनएस के द्वारा ये बॉडी से कहाँ चला जाएगा? एक्सक्रीट आउट कर जाएगा, यानी बाहर चला जाएगा, एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीट आउट। अब इतनी बात समझ में आ रही है कि भोजन हमने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक फेजेस कंप्लीट हुए? तो एनएस पे जाकर फेजेस कंप्लीट हो रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले माउथ, मुंह में खाना खाया, दांतों की हेल्प से चबाया, ग्राइंडिंग किया, उसे मिक्स करने के बाद फूड पाइप में जाएगा। इसमें ये हमारा क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का फूड पाइप होता है। फूड पाइप के बाद भोजन कहाँ जा रहा है? स्टोमक में जा रहा है। स्टोमक का मतलब पेट या अमाशय होता है। जब खाना अमाशय में 4 से लेकर 5 घंटे तक रहेगा तो उसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद कहाँ चला जाता है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में उसका काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद एनएस के थ्रू जो हमारी बॉडी से क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। इतने ही प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारे में डाइजेशन सिस्टम है। इसे ही यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। आहार नलिका कह सकते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग 9 मीटर होती है। अब इतना नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट। इतना नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे चले, कितना नोट डाउन हो गया? इतना पढ़ने के बाद भैया माउथ, तो सबसे पहले हम तो इसके फेजेस देख लेते हैं। कितने फेजेस में कौन कौन सी फेजेस होते हैं जहाँ हमारा भोजन जो है उनसे होकर गुजरता है, लास्ट में जाके कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले इसके फेजेस काउंट करेंगे, कितने हैं? फेजेस ऑफ डाइजेशन, पाचन के क्या कितने फेजों में कंप्लीट हो रहा है वो चीज, ठीक है। नंबर 1, अगर देखेंगे इसका सबसे पहला, तो सबसे पहला होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद सेकंड पॉइंट आएगा ये डाइजेशन। डाइजेशन के बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा एब्जॉर्प्शन। अगला पॉइंट होगा हमारा एसिमिलेशन। और लास्ट पॉइंट नंबर का होगा इसमें एक्सक्रीशन। इतने फेजेस से हमारा खाना जो है वो निकलेगा या कंप्लीट होगा। कितने स्टेप है? सबसे पहले खाना इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को इनटेक करना, यानी बाहर से हमने
अपने हाथों की सहायता से मुंह में अगर खाना ले रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं इसी को क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं। फिर जब खाना मुंह में चबने के बाद या ग्राइंड होने के बाद वो ईसोफेगस या फूड पाइप की सहायता से पेट में जाता है तो वहां उसका क्या चालू हो जाता है, पाचन चालू हो जाता है। मैंने बताया था पाचन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यानी फूड के कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है या पाचन तंत्र कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, अब पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जैसे भोजन हमारा अमाशय में पहुंच गया, अमाशय में उसका डाइजेशन हो गया, अब डाइजेशन के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां से जो भी हमारे जरूरी मिनरल्स होते हैं, चीजें होती हैं, वो क्या कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। फिर उसे आगे भेज दिया जाता है किसके पास, लार्ज इंटेस्टाइन के पास, तो वो अपना पानी वानी जो भी लेना होता है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर अंत में आके वो क्या कर जाता है, वेस्ट मैटेरियल भी रूप में हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं या कहते हैं कि एक्सक्रीशन कहा जाता है, इंडिगन से उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। कितने फेजेस में डाइजेशन हमारा कंप्लीट होगा, डाइजेशन अपना का कंप्लीट होगा यहाँ पर डाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे सबसे पहले मुख या मुंह। सबसे पहला पॉइंट होगा किसमें हमारा, माउथ। क्या होगा, माउथ। माउथ के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, यहां तक नोट डाउन करिए अपना पेपर। आगे चल रहे हैं, माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ माउथ में सबसे पहले भी आते हैं टीथ। क्या आते हैं, टीथ। अब माउथ के बारे में सबसे पहली चीज पढ़ेंगे तो कौन सी पढ़ेंगे, टीथ। तो टीथों के बारे में पढ़ लेते हैं। टीथ या दांत, दांत या दंत बोला जाता है वो। टीथ की स्टडी क्या कहलाती है, इसका अध्ययन या स्टडी क्या कहलाती है। अब अध्ययन करेंगे तो इसका अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट कहा जाता है। डॉक्टर्स को क्या कहते हैं भैया, डॉक्टर्स को कहा जाता है डेंटिस्ट। इन्हें क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहा जाता है। इन्हें डेंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं डेंटिस्ट क्या होते हैं, जो दांतों के बारे में जानते हैं, दांतों की बीमारी का इलाज करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट कहा जाता है। अब
ये दांत हमारे किस चीज से बने होते हैं, ऊपर किस चीज से बने होते हैं, ये कोई बताएगा मुझे। दांत किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? दांत हमारे बने होते हैं कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। किससे? कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। बहुत बढ़िया, आंसर सभी के आ रहे हैं। कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। टीथ मेड अप ऑफ किन चीजों से मिलकर बनते हैं? तो पहला तो कैल्शियम होगा इसमें, दूसरा हमारा क्या होगा? फॉस्फेट। क्या होगा? फॉस्फेट। यानी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को मिलाकर क्या बनता है? दांतों की संरचना होती है। और हमारे शरीर में अगर सबसे हार्डेस्ट जो चीज है या हार्डेस्ट लेयर है या हार्डेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? दांतों का ऊपर वाला कवर होता है, जिसे इनेमल के नाम से जाना जाता है। और हमारे दांतों की जो परत होती है वो सबसे कठोर होती है हमारे शरीर में, इसलिए दांतों की जो परत है वो आसानी से क्षय नहीं होता उसका, ना ही वो टूटती है। आगे बढ़े, नोट करिए जल्दी बराबर। रोहित का कमेंट एकदम सही आ रहा है, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। बहुत बढ़िया, कैल्शियम और फॉस्फेट से ही मिलकर बने होते हैं हमारे क्या? दांत। आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन करें जल्दी फटाफट। अब हमारे दांतों की जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है वो क्या होती है? दांतों की सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? इनेमल। आउटर लेयर ऑफ आवर टीथ, हमारे दांतों की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? इनेमल के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। क्या कह सकते हैं? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी ये सबसे ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। आसानी से हम ब्रेक आउट नहीं कर सकते, ना ही इसे तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा टाइप्स ऑफ टीथ। इतना नोट करने के बाद देखेंगे दांतों के प्रकार। कोई बताएगा इस क्वेश्चन को? कमेंट कीजिए जल्दी। दांतों के प्रकार, मलिक का बिल्कुल सही आंसर है। 4 टाइप्स के होते हैं हमारे दांत जो होते हैं, वो कितने के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर कह रहा है, प्रीमोलर, मोलर। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर कह रहा है, प्रीमोलर, मोलर। तो इनके नाम लिखेंगे। इंसीजर कह रहा है, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर कह रहा है, प्रीमोलर एंड मोलर। टाइप्स ऑफ टीथ में लिखेंगे सबसे नंबर 1 इंसीजर, कैनाइन्स। तीसरे नंबर का होगा प्रीमोलर, और लास्ट का होगा हमारा मोलर। क्या होगा? मोलर। यानी दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अच्छा, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इंसीजर, दूसरा
कैनाइंस। तीसरा प्रीमोलर, लास्ट वाला हमारा क्या होता है, लास्ट वाला हमारा होता है मोलर। इन चारों को मिलाकर अगर परमानेंट टीथ देखे जाए, परमानेंट टीथ देखे जाए तो कितने होते हैं हमारे परमानेंट टीथ होते हैं हमारे कितने 32। कितने हो गए टोटल 32। टाइप्स ऑफ टीथ को नोट करिए फटाफट। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर है मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर है मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। हमें इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कौन कौन से दांत होते हैं हमारे। भाई देखिएगा इतने प्रकार के हमारे दांत होते हैं, किस तरह से होते हैं देख सकते हैं स्ट्रक्चर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंसिजर्स इस प्रकार के होते हैं, फिर कैनाइंस आते हैं, फिर क्या होते हैं प्रीमोलर आते हैं, लास्ट में आ जाते हैं मोलर आ जाते हैं। क्या आते हैं मोलर। मोलर जो होते हैं हमारे सबसे लास्ट में होते हैं। सबसे पहले कौन से बड़े हैं इंसिजर, इंसिजर के बाद कैनाइंस, कैनाइंस के बाद प्रीमोलर और मोलर के बाद मोलर। इस तरह के आकार में होते हैं। ये वाली जो सरफेस होती है ऊपर वाली ये किसकी बनी होती है इनेमल, इनेमल होती है। ये सबसे ज्यादा कठोर होती है। ये वाला जो पार्ट इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम देखेंगे तो ये क्या होता है सबसे ज्यादा क्या होता है कठोर होता है। इसी को क्या ये क्या बोलते हैं हम इनेमल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से इनेमल लेयर के नाम से जानते हैं। जो सबसे ज्यादा क्या होती है हार्डेस्ट लेयर होती है। क्या होती है हार्डेस्ट लेयर होती है। अब भाई दांतों की संख्या हमारी कितनी होती है, दांतों की संख्या होती है हमारे मुंह में 32। लेकिन अगर हम बात करें इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। इन्फेंट शिशुओं में कितने दांत होते हैं, क्या वो परमानेंट टीथ होते हैं नहीं होते हैं। कौन से टीथ होते हैं वो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं। क्या होते हैं टेम्पररी, या उनको बोल सकते हैं मिल्क टीथ। क्या बोल सकते हैं मिल्क टीथ। और कितने होते हैं मिल्क टीथ कोई बताएगा मुझे, हाँ जी बताइए कमेंट में कोई बताएगा मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ जो बता रहे हैं सतेंद्र का बिल्कुल आंसर सही है, सतेंद्र यादव बिल्कुल ठीक है। 20 टीथ होते हैं हमारे क्या मिल्क टीथ। कितने होते हैं 20। तो यहाँ पर नोट करेंगे मिल्क टीथ कितने होते हैं, नंबर में 20 होते हैं। कितने होते हैं 20। इतनी चीजें नोट करेंगे जल्दी फटाफट नोट डाउन।
बहुत बढ़िया, एकदम सही 20, नंबर ऑफ 20, बिल्कुल ठीक है। हिमांशु भी सही बोल रहे हैं 20। नोट डाउन करेंगे जल्दी से। देखेंगे आगे। अब सबसे बड़ी बात हम ये देखेंगे इसमें कि इंसीजरों की संख्या कितनी होती है, पेराइट्स की कितनी होती है, प्रीमोलर की कितनी होती है, मोलर की कितनी होती है। जैसे हम कैसे लर्न कर सकते हैं, तो इसे करेंगे डेंटल फॉर्मूला के हिसाब से। किससे? डेंटल फॉर्मूला। अब सबसे पहली बात इसमें देखेंगे डेंटल फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे इसका? डेंटल फॉर्मूला। क्या देखेंगे? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला देखेंगे भाई। डेंटल फॉर्मूला को देखेंगे तो ये हमारा ये परमानेंट टीथ के लिए है। कौन सा है? परमानेंट या एडल्ट में परमानेंट टीथ और एडल्ट पर्सन। एडल्ट का मतलब जो बड़ा व्यक्ति हो, उसके मुंह में दांत कितने कितने कौन से होंगे। तो ये देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 21 23 21 23 21 23 और 21 23, यानी कि 2 4 2 4 6 8, ये कौन से हो गए? इंसीजर। कितने हो गए? इंसीजर। तो इंसीजर की संख्या कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 8। उसके बाद देखेंगे कैनाइंस। कौन से देखेंगे? कैनाइंस। कैनाइंस देखेंगे 1 2 3 4, 8 हो गए प्लस कैनाइंस कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो कैनाइंस की संख्या कितनी हो गई? 4 प्लस। आगे हम इसमें देखेंगे भैया, आगे देखेंगे कितना है, ये देखेंगे हम। इसके बाद आता है कौन सा? इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर। प्रीमोलर 1 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 4 6 8। तो प्रीमोलर कितने हो गए? 8। अब लास्ट वाला कौन सा रह जाता है? मोलर। कौन सा रह जाता है? मोलर। 3 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, कितने हो गए? 12। अब इनको काउंट कर लेंगे, टोटल कितना हो गया? 12 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 32। कितने हो जाएंगे? 32। तो नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं हमारे? एडल्ट पर्सन में या किसी एक वयस्क व्यक्ति में कितनी संख्या होती है दांतों की? 32 होती है। अगर इसी चीज को हम देखेंगे, इसी चीज को अगर हम देखेंगे किसमें, एक इन्फेंट के लिए अगर तैयार करें डेंटल फॉर्मूला, तो कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? कमेंट में टाइप कीजिए कितने होते हैं। इन्फेंट में कितना होगा? डेंटल फॉर्मूला बताइए। हरी संख्या में बिल्कुल सही आंसर है, सही बोल रहे हैं। 21 0 2, 21 0 2। चाइल्ड में कितना होता है डेंटल फॉर्मूला? 21 0 2, 21 0 2, बिल्कुल सही आंसर है। 21 0 2, 21 0 2, 21 0 2, 21 0 2। अब देखेंगे भाई इनमें क्या होता है। ये किसके लिए लिखा हमने? इन्फेंट के लिए। किसके लिए? इन्फेंट। इन्फेंट मतलब शिशु। किन के लिए लिखा? शिशु के लिए।
शिशु के लिए हमें डेंटल फॉर्मूला देखेंगे तो कितना बनेगा 2102 2102 2102 2102। इसी क्रम में देखते हैं आगे। सबसे पहला काम आ रहा 2 4 6 8, यानी कि इंसीजर कितने हो गए 8। ठीक है बिल्कुल। इंसीजर के बाद देखेंगे भाई कैनाइंस। कैनाइंस की संख्या देखेंगे तो कैनाइंस कितना 1 2 3 4, तो लिखा हमने 4। ठीक है, तो कितना होगा कैनाइंस 4 हो गए। कैनाइंस की संख्या कितनी होगी 4। आगे बात करेंगे किसकी, इंसीजर कैनाइंस प्रीमोलर, यानी प्रीमोलर जो होते हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, प्रीमोलर बिल्कुल भी नहीं होते। तो प्रीमोलर होते ही नहीं है तो ये तो 0 हो गया, मतलब नेगेटिव 0, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। इसमें आगे वाला पार्ट देखेंगे हम कौन सा, ये देखेंगे हम मोलर। मोलर कितने होते हैं 2 4 6 8, कितने होते हैं 8। ठीक है, इनको टोटल काउंट करो भाई कितने हो गए, कोई बताएगा टोटल काउंट कितना हो रहा है 8 और 4 12, 12 8 कितने 20, कितना हो रहा है 20। तो इनफैक्ट में कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ 20 होते हैं। इनके लिए अगर दांतों का सूत्र बनेगा तो वो कितना बनेगा 2102 2102 2102 2102। तो हमारा ये डेंटल फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, ये एडल्ट पर्सन के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फेंट यानी शिशुओं के लिए, एडल्ट पर्सन और शिशुओं के लिए, एडल्ट इन्फेंट। इन्फेंट में 2102 होता है और शिशुओं में सबसे बड़ी बात है जो बिग टीथ होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, हमारा प्रीमोलर नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता प्रीमोलर और मोलर की संख्या में एक दांत कम होता है। कितना होता है हमारे सब कितने होते हैं, टोटल 8 लग रहे हैं तो 4 कम हो गए, यानी बच्चों में मोलरों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। वैसे देखा जाता है कितने होते हैं हमारे 12, कितने होते हैं 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दांत हो गए 4। और शिशुओं में कौन से दांत नहीं होते, तो कौन से नहीं होते हमारे प्रीमोलर नहीं होते। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया जाए कि इन्फेंट जो होते हैं शिशु जो होते हैं उनमें कौन किस प्रकार के जो दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा प्रीमोलर होगा। क्या होगा प्रीमोलर। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कीजिए जल्दी फटाफट। आगे चलते हैं, नोट कीजिए। देखेंगे आगे जल्दी फटाफट देखेंगे। अब इसका हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे। देखिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आज देखते हैं पहला पॉइंट इसके बारे में, इनेबल के बारे में। इनेबल को प्रोटेक्शन कौन देता है, इनेबल को प्रोटेक्शन कौन देता है, प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, या प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोटेक्ट लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोटेक्ट लिख सकते हैं। इनेबल को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तो भैया वो करेगा कौन, फ्लोरीन। कौन करेगा, फ्लोरीन। अब पते की बात तो यहाँ पे ये बनेगी हमारी, कोई बच्चा बताएगा मुझे कमेंट में कि अगर फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो दांत क्या हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रदीप ठाकुर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फ्लोरीन की मात्रा जब दांतों में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, दांत जो है वो गिरना चालू कर जाएंगे या डिगे होंगे। क्या होंगे, डिगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, डिगे होना चालू कर देंगे। डिगे मींस गिरना। फ्लोरीन की मात्रा क्या हो जाएगी, अगर दांतों में ज्यादा हो जाएगी या दांतों में ज्यादा हो जाएगी हमारी फ्लोरीन की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, दांत गिरना प्रारंभ कर देंगे, डैमेज हो जाते हैं और टूट जाते हैं। अगर नेक्स्ट बिल्कुल इसी में देखें, अगर फ्लोरीन की मात्रा कम हो जाए,
फ्लोरीन की मात्रा अगर कम हो जाए तो दांत किस प्रकार से बिहेव करेंगे, कोई बताएगा एनिमल? कमेंट में कोई बोलेगा जल्दी। फ्लोरीन की मात्रा, साफ वाले बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। फ्लोरीन की मात्रा अगर दांतों में कम हो जाएगी तो दांत क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। यानी दांतों में क्या हो जाता है? येलोनेस आ जाता है। क्या आता है? येलोनेस, येलो, पीले हो जाते हैं दांत, पीलापन, क्या कह सकते हैं इसको? पीलापन या दांत पीले हो जाते हैं। एक पार्ट भाई देख रहा है यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जरा देखेंगे इसमें। जस्ट अपोजिट बता दिया है। फ्लोरीन की मात्रा अगर कम हो जाती है, फ्लोरीन की मात्रा अगर कम होगी तो दांत डिगे हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा। फ्लोरीन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो दांत गिरेंगे और फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पे फ्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएंगे? दांत जो वो पीले हो जाते हैं, येलोनेस आ जाता है, पे क्या आ जाता है? येलोनेस या पीलापन आ जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन अब हमें मिलती कहाँ से है? तो फ्लोरीन जो हमारे पानी के द्वारा मिल जाती है। पानी के द्वारा अगर पानी कहीं कहीं का जिसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा पहुँचेगी। अगर ज़्यादा आ रही है फ्लोरीन तो दांत कैसे हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पीले। अगर फ्लोरीन की मात्रा कम आ रही है तो कैसे हो जाएंगे? वो गिरना प्रारंभ कर देंगे और दांत जो वो गिर जाते हैं। जहां तक समझ में आया, एनामेल जो है, एनामेल को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन हमें कहां से मिलती है? तो पानी के माध्यम से मिलती है। लेकिन वही अगर देखेंगे फ्लोरीन की मात्रा अगर कम हो रही है, क्या हो रही है? कम हो रही है, तो दांत क्या करना प्रारंभ कर देंगे? गिरना चालू कर देंगे। वो क्या हो जाएंगे? गिरना प्रारंभ कर देंगे। अगर मात्रा फ्लोरीन की क्या कर रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो दांत क्या हो जाएंगे? पीलेपन हो जाएंगे। देखा होगा जनरली बहुत लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि दांतों में फ्लोरीन की मात्रा क्या है? वो बढ़ रही है। आज का जो क्लास है यही है, करेंगे एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं लास्ट में कि दांतों का जब ट्रीटमेंट होता है, दांतों का जब हम इलाज कराते हैं तो हमें क्या भरा जाता है? दांतों के बीच जो स्पेस हो जाता है उसमें क्या भरा जाता है? कमेंट में बोलेगा कोई? कन्हैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एचजी। क्या बोलेगा उसमें? एचजी या अमालगम बोला जाता है उसे फिलिंग में। यानी कि टीथ फिलिंग में क्या होता है? टीथ फिलिंग में क्या होता है भाई? टीथ फिलिंग में क्या हो जाता है? टीथ फिलिंग करते समय क्या होता है? एक मिनट। दांतों के बीच, टीथ के बीच जो फिलिंग होती है, टीथ के बीच फिलिंग होती है, वो क्या होता है भैया? वो होता है एचजी या उसे बोलते हैं अमालगम। क्या बोल देते हैं? अमालगम। तो इन्हीं को दांतों के बीच में जो जगह रह जाती है, जगह हो जाती है, कैविटी हो जाती है, उसको भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमालगम या एचजी का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी तरह की साइंस से रिलेटेड पढ़ने के लिए डाइजेशन जो अभी बहुत आगे रह गया, अभी तो स्टार्टिंग में माउथ के बारे में हमने पढ़ा, दांतों के बारे में। तो यही हम ऐड करते हैं आज की वीडियो के लिए। थैंक यू।